इस तरह से शॉर्टकट में लिखेंगे, क्योंकि विद्युत वाहक बल अक्सर हमारे मुख से निकलेगा ये शब्द और अक्सर आपको लिखना भी पड़ेगा, तो शॉर्ट नेम भी लिख सकते हैं EMF। ये क्या होता है? विद्युत वाहक बल। ये 3 शब्दों से मिलकर बना है। विद्युत इलेक्ट्रिसिटी मतलब चार्ज आवेश, वाहक वाहक जो चलाने वाला होता है उसको वाहक कहेंगे, और बल, और जहाँ बल लगे, क्योंकि जब तक बल नहीं लगेगा तो कोई चीज़ तो चलेगी नहीं, और बल लगेगा और कोई चीज़ अगर चल रही है तो इसका मतलब कि वहाँ पर कार्य हो रहा है। और कार्य कैसे होगा? जब ऊर्जा होगी तभी तो कार्य होगा, और ऊर्जा नहीं होगी तो कार्य तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि ऊर्जा ही कार्य के रूप में परिवर्तित होती है। तो विद्युत वाहक बल का मतलब यह आप समझिए, जैसे हम यहाँ पर एक सेल बना रहे हैं, ठीक है, ये सेल है, ओके। कल हम सेल के बारे में काफ़ी डिटेल में हम समझाए थे, यहाँ पर उतना डिटेल नहीं चलेंगे क्योंकि सेल हमने बना दिया। ये है पॉजिटिव और ये पीछे वाला जो हिस्सा है ये है निगेटिव, ओके। इसके अंदर सॉल्यूशन होता है, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह होते हैं, जो भी केमिकल्स होते हैं, इनके बारे में कल का मैं बता चुका हूँ कैसे ये केमिकल्स फंक्शन करते हैं। अब यहाँ हमने जोड़ दिया, एक तार हमने लगा दिया ऐसे, ठीक है, और एक यहाँ पर बल्ब हमने कनेक्ट कर दिया, टार्च वाला बल्ब ऐसे कर दिया। क्या होता है? ऊर्जा, बिना ऊर्जा का तो कुछ हो नहीं सकता। अच्छा, मोबाइल आपकी डिस्चार्ज हो जाती है, क्या होता है? सारे फंक्शन उसके बंद हो जाते हैं, क्योंकि उसमें एनर्जी है ही नहीं। अच्छा, हम लोग भी जब बहुत ज़्यादा काम करते हैं, थक जाते हैं, अब शक्ति नहीं रह जाती, और उसके बाद कोई कहता है कि भाई थोड़ा ये काम कर दीजिए, तो हम लोग भी अपनी ज़ुबान से बोलते हैं कि भाई मेरी तो सारी एनर्जी लॉस हो गई है। हालांकि सारी एनर्जी लॉस नहीं होती है, उसके बावजूद भी शरीर में एनर्जी स्टोर होता है, शरीर के सारे जैविक क्रियाओं को वो करती है, ये अलग बात है। लेकिन एक्स्ट्रा काम करने की स्थिति में हम लोग नहीं रह जाते तो हम कहते हैं एनर्जी लॉस हो गई है। अगर करंट ना आए, इलेक्ट्रिक करंट, तो फिर पंखे आपके नहीं चल पाते हैं, बल्ब नहीं जल पाते हैं, मशीनें नहीं चल पाती हैं। मोटरसाइकिल है या कोई भी वाहन हो जो बैटरी से, तेल से या सोलर से चल रहा हो, तो जब तेल खत्म हो जाता है, तेल ही तो उसको एनर्जी देता है ना, जब तेल खत्म हो जाता है तो बाइक वहीं पर बंद हो जाता है। तो कहने का मतलब कि कोई भी चीज़ चलाने के लिए हमको एनर्जी तो चाहिए ही। तो यहाँ पर हमें किसको चलाना है? हमको इलेक्ट्रॉन को चलाना है, इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आवेश है, विद्युत आवेश है, ठीक है, विद्युत आवेश, और उसको हम चलाएंगे, ठीक ना। चलाएंगे तो इलेक्ट्रॉन अपने साथ आवेश लेकर प्रवाहित होगा, चलने लगेगा, तो उसके लिए बल की जरूरत होती है। तो बल कौन लगा रहा है? इलेक्ट्रॉन को कौन खींच रहा है? पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, मतलब बल लगा रहा है। और ये निगेटिव क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को धक्का दे रहा है कि नहीं दूर जाओ, धन की तरफ जाओ। तो प्लस को खींच रहा है और ये जो ऋण है इसको भेज रहा है। यहाँ पर एक तरह से बल लगाया जा रहा है, और इस बल के वजह से ही ये इलेक्ट्रॉन इसमें प्रवाहित हो रहा है आवेश के साथ, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो कि स्वयं आवेशित है, ऋण आवेशित, वो प्रवाहित हो रहा है। और केवल बाहर ही देखिए, ध्यान दीजिए, बात मत कीजिए, बात करेंगे तो ठीक नहीं है, ठीक है, हाल में ठीक है। तो हम ये बतला रहे हैं आपको कि इलेक्ट्रॉन केवल ये तार में बाहर ही नहीं होता है। कल आपने जाना ये जो कार्बन है, कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है, किसको देता है? अमोनियम को देता है, अमोनियम आयन को देता है, कार्बन इलेक्ट्रॉन दे देता है अमोनियम आयन को, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन को अमोनियम आयन ले लिया, इसके बाद यहाँ पर जिंक अपना इलेक्ट्रॉन यहीं पर छोड़कर इधर कूदा हुआ है। तो एक तरह से हम कहें तो जो आवेश हैं ना, जैसे अमोनियम है तो पॉजिटिव हो गया, जिंक है तो पॉजिटिव हो गया, क्लोराइड है तो निगेटिव हो गया। तो एक तरह से अगर कोई आयन बनता है तो वहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन का खेल होता है। बिना इलेक्ट्रॉन के लेन देन के आयन भी नहीं बनते हैं।
तो इलेक्ट्रॉन हर जगह अपना रोल प्ले कर रहा है। जहाँ आयन बन रहा है वहाँ भी इलेक्ट्रॉन अपना रोल प्ले कर रहे हैं। तो इस तरह से पूरे सर्किट में, पूरा सर्किट, पूरा परिपथ किसको कहेंगे? बाहर तो ये तार लगा हुआ है, ठीक है, ये जो बाहर वाला जो व्यवस्था है, ठीक ना, जो सेल के पॉजिटिव से सेल के निगेटिव तक का बाहर की जो व्यवस्था है उसको हम कहते हैं बाह्य परिपथ। बाह्य परिपथ उसका नाम देते हैं बाह्य परिपथ। बाह्य परिपथ मतलब एक्सटर्नल सर्किट। और जो अंदर की व्यवस्था है, सेल के अंदर की जो व्यवस्था है, इसको हम कहते हैं आंतरिक परिपथ। तो एक हो गया बाह्य परिपथ, ये हो गया आंतरिक परिपथ। तो एक आवेश को, यानी एकांक आवेश को, अब जैसे मान लीजिए कि यह एकांक आवेश है ना, बिंदु के रूप में हम दिखला रहे हैं एकांक आवेश को, ठीक है। इस एकांक 1 यूनिट आवेश को पूरे परिपथ में, संपूर्ण परिपथ में कहीं से भी शुरू कीजिए। तो चलिए हम प्लस से शुरू कर रहे हैं। तो एक एकांक आवेश को पूरे परिपथ में, अब यहीं से हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ से माइनस से, पूरे परिपथ में ऐसे चलाने के लिए बल में गया, फिर यहाँ आया, फिर बाहर गया, फिर यहाँ पहुँच गया। तो एकांक आवेश को पूरे परिपथ में प्रवाहित करने के लिए सेल द्वारा जो ऊर्जा दी जाती है उस ऊर्जा का ही दूसरा नाम विद्युत वाहक बल है। फिर से एक बार सुन लीजिए। एकांक आवेश को संपूर्ण परिपथ में प्रवाहित करने के लिए सेल द्वारा दी गई ऊर्जा को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। ओके, तो यह बात आप समझ गए, विद्युत वाहक बल। तो आइए, सेल ने ऊर्जा दिया W, ओके, सेल ने ऊर्जा दिया W, और एकांक आवेश यहाँ पर कहा जा रहा है एकांक आवेश। एकांक आवेश तब होता है जब हम सेल द्वारा दिए गए ऊर्जा में आवेश से भाग दे दें। तो ये हो गया विद्युत वाहक बल को अगर हम E से डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स से, यहाँ W है, ये Q ये हो गया। तो यही फार्मूला हो गया सेल का विद्युत वाहक बल। यहाँ पर अगर हम मात्रक की बात करें तो ये कार्य है, ये ऊर्जा है, ऊर्जा का मात्रक होता है जूल, और यहाँ पर आवेश का मात्रक हो जाएगा कूलाम। तो हम कह सकते हैं जूल प्रति कूलाम। लेकिन यहाँ पर एक सिंगल वर्ड भी हम यूज कर सकते हैं, वोल्ट। ओके, तो विद्युत वाहक बल का सिंगल वर्ड में मात्रक क्या होगा? वोल्ट। वोल्ट ही आप बराबर बोलिएगा, लेकिन इसको भी मत भूलिएगा, जूल प्रति कूलाम। ओके, तो यहाँ पर विद्युत वाहक बल को हम लोगों ने क्लियर किया है कि विद्युत वाहक बल क्या है। अब आएंगे हम विभवांतर देखेंगे। विभवांतर किसे कहते हैं? तो विद्युत वाहक बल के आधार पर ही हम विभवांतर भी समझने का कोशिश करेंगे। विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? तो देखिए, इस तरह से सेल लगा हुआ था, ठीक है, और यहाँ तार भी था, बल्ब भी था। तो अब ध्यान दीजिए, हम बाहर की बात करेंगे, बाह्य परिपथ की बात करेंगे। बाह्य परिपथ में कहीं भी दो बिंदु ले लीजिए, चिन्हित कर लीजिए, ठीक है, कहीं भी दो बिंदु आप चिन्हित कर लीजिए। चलिए, यहाँ पर हमने लगा दिए, कई बल्ब हमने लगा दिए, श्रेणी में कई बल्ब हमने लगाया है, ठीक है। और आपने पढ़ा भी है कि श्रेणी क्रम में जो प्रतिरोध होते हैं उनके सिरों के बीच विभवांतर, जो टोटल विभवांतर होता है, उसी में से ये लेते हैं और बांट लेते हैं आपस में। तो इसका जो भी विभवांतर हो, जो भी इसका विभवांतर होगा सेल का, उस सब ये बांट लेते हैं।
तो मान लीजिए दो बिंदु हमने ले लिया, यहाँ पर दो बिंदु हम चिन्हित कर रहे हैं ए बी। अब यहाँ पर देखेंगे एकांक आवेश को बिंदु ए से बी तक ले जाने में जितना कार्य होता है उस कार्य को इन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर कहते हैं। जैसे यहाँ पर हम बात करेंगे कि यहाँ से हम एकांक आवेश को ले जा रहे हैं, गया और फिर यहाँ आया, तो एकांक आवेश को बिंदु ए से बिंदु बी तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ा, वह जो कार्य है वह कार्य ए और बी के बीच का विभवांतर कहलाएगा एकांक आवेश को ले जाने में। तो W हो गया ए बी, वैसे विभवांतर निकाल रहे हैं, ठीक है कोई बात नहीं। तो भी ए बी, तो कार्य कितना किया गया, W किया गया, लेकिन एकांक आवेश की बात हो रही है तो यहाँ पर हम आवेश से भाग दे देते हैं। तो ये हो गया ए और बी के बीच विभवांतर। अब मान लीजिए यह बिंदु सी है, सी, और यह बिंदु डी है। अब कोई कहे कि बी सी, बी और सी के बीच विभवांतर, तो यहाँ पर भी आपको निकालना पड़ेगा कि एकांक आवेश को बी से सी तक हम पहुँचा रहे हैं तो कितना वर्क करना पड़ रहा है, अलग से निकालना पड़ेगा। हो सकता है कि यहाँ पर जो वर्क किया गया वो भिन्न हो, ठीक ना। यहाँ तो ए से बी तक ले जाने में हमने वर्क किया, यहाँ बी से सी तक ले जाने में वर्क कर रहे हैं, ये दोनों मान भिन्न भिन्न हो सकते हैं। और आइए कोई पूछ दे कि सी और डी के बीच का विभवांतर क्या है, तो फिर यहाँ बिंदु सी से हमें शुरू करना होगा एकांक आवेश को, और फिर एकांक आवेश से आया डी तक पहुंचा, तो यहाँ हम कार्य की गणना करेंगे सी से डी तक, तो यह विभवांतर निकलेगा सी से डी तक, लेकिन कार्य सी से डी तक हमने किया है, ये क्यों। तो यहाँ पर एकांक आवेश पर कार्य हमने ए से बी तक किया, तो इन दोनों बिंदुओं को विभवांतर हो गया भी ए बी। एकांक आवेश को बी से सी तक ले जाने में हमने कार्य किया है, तो यहाँ का विभवांतर हो गया भी बी सी। एकांक आवेश को सी से डी तक लाने में हमने कार्य किया है, तो यहाँ का विभवांतर हो गया भी सी डी। यही है विभवांतर। ओके, अब आइए एक और बहुत जरूरी बात है, उसको भी हम लोग समझ लें। तो जिसे ये सेल है, ठीक है, सेल। अब मान लीजिए कि एकांक आवेश को, यूनिट चार्ज को, अगर ये 10 जूल सेल ऊर्जा देती है, 10 जूल, तो सवाल यहाँ पर है कि क्या हुआ 10 जूल पूरा जो एनर्जी है बाहर बाह्य परिपथ को मिल जाती है, क्वेश्चन है। अगर सेल एकांक आवेश को, यूनिट चार्ज को 10 जूल एनर्जी दे रही है, तो क्या यह पूरा 10 जूल एनर्जी बाह्य परिपथ को प्राप्त हो जाता है एकांक आवेश को प्रवाहित करने के लिए। तो ये क्वेश्चन है, जवाब है इसका कि पूरा 10 जूल एनर्जी इसको प्राप्त नहीं होती। ठीक है, तो फिर यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि भाई ऊर्जा संरक्षण का नियम तो कहता है कि ऊर्जा न नष्ट होती है न उत्पन्न होती है, तो 10 जूल जो ये सेल दे रहा है, और ये कहा गया कि नहीं बाह्य परिपथ को तो पूरा का पूरा 10 जूल प्राप्त ही नहीं हुआ, तो जो शेष ऊर्जा है वो कहाँ पर विलुप्त हो जा रही है, शेष ऊर्जा की चोरी कहाँ हो रही है, वो कहाँ पर उसकी खपत हो जा रही है, जो हम नहीं समझ पा रहे हैं, यह जानना जरूरी है। तो आइए इसको हम जानें। हम जानते हैं यहाँ पर कि जैसे ये अंदर सॉल्यूशन है, इसमें केमिकल्स भरे हुए हैं, तो केमिकल्स के अंदर भी आवेश गति करते रहते हैं। जैसे पॉजिटिव और निगेटिव जो चार्ज है आयन के रूप में, ये सॉल्यूशन के अंदर मोशन में होते हैं। तो जब ये मोशन में होंगे
तो इनको भी एनर्जी चाहिए। तो जैसे सेल है, ये सेल है, अब ऐसा नहीं है कि सेल, देखो कोई भी कॉमन सेल बाजार से खरीदेंगे ना तो इस पर लिखा होगा 1.5 वोल्ट। तो हम लोग ये समझ जाते हैं कि सेल का विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट है, ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो 1.5 वोल्ट ये देगा भी, लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि 1.5 वोल्ट जो है, ठीक है, वो आवेश, भाई यहाँ भी तो कुछ आयन्स चल रहे हैं, तो चल रहे हैं तो इनको भी तो ऊर्जा चाहिए। तो कुछ ऊर्जा ये आयन अपने चलने में खर्च कर देते हैं, तो बाहर जो ऊर्जा निकलती है वह उतनी नहीं होती जितना सेल पर लिखा होता है। 1.5 वोल्ट नहीं होता है, बाहर नहीं मिल पाता 1.5 वोल्ट, सेल पर लिखा है, ये अलग बात है। तो कुछ अंदर खर्च हो जाता है, तो अंदर जो खर्च हो रहा है, कोई बाधा पहुंचा रहा है, कौन बाधा पहुंचा रहा है? सॉल्यूशन है। अगर इसमें जो सॉल्यूशन है अगर वो गाढ़ा है तो ज़्यादा बाधा पहुंचाएगा, अगर ये सॉल्यूशन पतला है कम बाधा पहुंचाएगा। यानी कि गाढ़ा सॉल्यूशन है तो इसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा, पतला सॉल्यूशन है तो इसका प्रतिरोध कम होगा। तो अब उस पर भी हम अलग से डिस्कस करेंगे कि अंदर जो एक प्रतिरोध उत्पन्न हो रहा है, अंदर जो सॉल्यूशन के द्वारा, इन केमिकल्स के द्वारा जो विरोध उत्पन्न किया जा रहा है, उस विरोध का नाम होता है आंतरिक प्रतिरोध, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो अंदर का जो प्रतिरोध है उसे हम कहते हैं आंतरिक, ठीक है, आंतरिक प्रतिरोध हम कहते हैं उसे, ओके, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो सेल के अंदर एक आंतरिक प्रतिरोध होता है और उस आंतरिक प्रतिरोध के कारण कुछ वोल्ट सेल के अंदर ही खर्च हो जाता है, तो बाहर उतना वोल्ट नहीं मिल पाता। जैसे मान लीजिए कि सेल पर लिखा हुआ है 1.5 वोल्ट और हमने किसी भी प्रकार से पता लगा लिया कि सेल के भीतर ही जब हम करंट लेते हैं, जब हम टॉर्च जलाते हैं, तो सेल के अंदर ही जो इसका मटेरियल है, केमिकल मटेरियल, वह 0.3 वोल्ट ले लेता है। तो सेल के बाहर निकलेगा कितना? 1.2 वोल्ट। तो बाहर 1.2 वोल्ट ही निकल पाया। तो यहाँ पर इस बात को हमने आपको समझाने का प्रयास किया है कि सेल के अंदर भी आंतरिक प्रतिरोध होता है। वह आंतरिक प्रतिरोध फर्स्ट जो सेल के इलेक्ट्रोड्स होते हैं उनके प्रकृति पर निर्भर करता है, जो सेल जिस केमिकल से बनी हुई है उसके प्रकृति पर निर्भर करता है, जो उसमें प्लेट लगे हुए हैं इलेक्ट्रोड के रूप में, उस प्लेट का क्षेत्रफल क्या है इस पर डिपेंड करता है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और नेगेटिव इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी क्या है इस पर डिपेंड करता है। ये आंतरिक प्रतिरोध। अगर यहाँ पर विभवांतर की बात करें तो विभवांतर का फार्मूला आप जान गए हैं, जो विद्युत वाहक बल के लिए ई हम यूज करते हैं, ठीक है, विभवांतर के लिए भी यूज करते हैं, लेकिन फार्मूला देखा जाए तो W/Q यह भी है और W/Q यह भी, फार्मूला तो सेम है। हाँ, अगर यहाँ पर हम मात्रक की बात करें तो यहाँ भी मात्रक वोल्ट होता है, यहाँ भी मात्रक वोल्ट होता है। तो आप समझें कि विद्युत वाहक बल क्या है, आपने ये भी समझा कि विद्युत विभवांतर किसे कहते हैं, ठीक है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध भी आप समझ चुके हैं कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, क्योंकि अभी तक हम लोग ओमीय प्रतिरोधी जानते थे। हम यही जानते थे कि जब किसी चालक में इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन जब चलता है तो वह चालक के पॉजिटिव आयंस के द्वारा टकराता रहता है, टकराने की वजह से वो अपनी एनर्जी कुछ लॉस करता है। तो जो टक्कर हो रहा है, जो तार में उसके पॉजिटिव आयंस जो बाधा पहुंचा रहे हैं इलेक्ट्रॉन के चलने में, आवेश के चलने में, उस बाधा का नाम हमने रखा प्रतिरोध, रेजिस्टेंस उसको कहते हैं। लेकिन यह बाधा केवल तार में नहीं होता है, यह बाधा सेल के अंदर भी होती है सॉल्यूशन में। तो उस बाधा को चूंकि सेल के अंदर है इसलिए उस बाधा का नाम रखा गया सेल का आंतरिक प्रतिरोध। जिस तरह से हम
तार के प्रतिरोध को कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, उसी तरह से सेल के आंतरिक प्रतिरोध को हम स्मॉल आर से डिनोट करेंगे। तो कहीं अगर स्मॉल आर आपको देखने को मिल जाए, कहीं के लिए बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब इस संदर्भ में, जैसे सेल के संदर्भ में, करंट के संदर्भ में अगर आर देखने को मिल जाए तो आप समझिएगा कि ये सेल का आंतरिक प्रतिरोध है। कैपिटल आर अगर देखने को मिल जाए तो आप समझिएगा कि यह तार का प्रतिरोध है, या जो विद्युत उपकरण होते हैं उनका ये प्रतिरोध है। ओके, तो आज की पढ़ाई यहीं पर हम समाप्त करते हैं। टाइम आउट का समय हो चुका है। थैंक यू वेरी मच। एसएन सिंह लाइव क्लास में कर चुके हैं। यदि आप भी लाइव क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 96 16 72 78 46 पर अपना नाम व क्लास सेंड करें। एसएन सिंह लाइव क्लास जूम ऐप पर चल रहा है। मेरा आईडी 5563633017 तथा पासवर्ड QWERTY @123 है।